गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं पेपर 2 की बात करूँगा। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट से रहता है, पीजी के सब्जेक्ट से। स्पेशली बेट तो भी आया नहीं, लेकिन बेट का भी इंतजार हो रहा है। और नेट और जेआरएफ 2024 ये दिसंबर वाला आ चुका है। इसका नोटिफिकेशन लगभग आपका 19 नवंबर से आपका 10 दिसंबर तक इसकी फॉर्म फिलअप एप्लीकेशन होगी और 1 जनवरी से इसका एग्जाम। तो समय बहुत कम है। 1 जनवरी से इसकी एग्जाम होने वाली है और आगे तक चलते चला जाएगा जो भी है ना। 12-13 तक शायद देगा जो भी। तो 1 जनवरी से लेकर लगातार परीक्षा होगी। ऑनलाइन परीक्षा क्या होगी आपकी? ऑनलाइन। अब समय मैंने बार बार कहा था कि समय बहुत कम रहता है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो उसी हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि दिक्कत ये होती है कि कम समय में कैसे पढ़ा जाए। तब तैयारी एकदम पूरा स्मार्ट तरीके से करना पड़ेगा। जब तक स्मार्ट तरीके से नहीं करेंगे तब तक आपकी समस्या आएगी। इसलिए प्लीज अब समय बिना गंवाए हुए पूरा टॉपिक बाय टॉपिक जिनका जो पेपर है, आज मैं इसीलिए मैं लाया हूं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत से पेपर में काम कर देंगे। किसमें मैं वो बता रहा हूं। एक तो हिस्ट्री में काम करेंगे। हिस्ट्री से ही मिलता जुलता है आर्कियोलॉजी, जानते हैं हम लोग आर्कियोलॉजी वाले सब्जेक्ट है ना, जिसकी वैकेंसी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी करके निकलता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहाली होती है। और एक इंडियन कल्चर से आप दे सकते हैं नेट, इंडियन कल्चर। और जो मैं टॉपिक चुना हूं उसमें आज शायद हो सकता है एंथ्रोपोलॉजी भी। एंथ्रोपोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और इंडियन कल्चर से संबंधित केवल। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी जो आज का टॉपिक मैं चुना हूं वो एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ना है, जिसमें आपको मानव के विकास के बारे में पढ़ना। क्योंकि हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते ही है ना, कहते हैं ना हिस्ट्री में जो पहला नाम ही है स्टडी ऑफ पास्ट। सिंपल सी जो भाषा है इसकी, स्टडी ऑफ पास्ट, यानी कि अतीत का अध्ययन करते हैं। अतीत में भी हम किसके? मानव की गतिविधि की, ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी की बात करते हैं, उसका कैसे विकास हुआ, उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ है ना। तो उसके बारे में आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम टू द पॉइंट, ज्यादा कोई कचरा नहीं, एकदम जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी के बारे में केवल आपको बताते जाऊंगा। तो ये जो टॉपिक है मैंने हेडिंग दिया है मानव का विकास। ये बहुत फेमस टॉपिक है और बहुत लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 1-2 बार, हमेशा 2 क्वेश्चन आ जाता है। 1 से 2 प्रश्न आपका यहाँ से हमेशा रहेगा। और किस किस विषय में आएगा? हिस्ट्री में तो आएगा ही आएगा, आर्कियोलॉजी में, हिस्ट्री तो पूरा, इतिहास में तो कन्फर्म है। इसमें ये इसको बोलते हैं पुरातत्व। क्या बोलते हैं? पुरातत्व विज्ञान है ना, पुरातत्व विज्ञान। और इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, और एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र है ना। तो ये मानव शास्त्र में भी काम देगा, क्योंकि उसमें भी मानव विकास के बारे में पढ़ते हैं। इंडियन कल्चर तो है ही है, और आर्कियोलॉजी में हम पूरा स्पेशली मानव का विकास का तो अध्ययन करना ही करना। और हिस्ट्री में तो मेरा स्टार्टिंग ही होता है यहीं से, क्योंकि मानव का एक्टिविटी, मानव कैसे कैसे धीरे धीरे कपि से यानी महाकपि से कैसे कैसे बनते हुए आज होमोसेपियंस तक पहुंचा, आज उसी की कहानी है। तो मानव के विकास से पहले हमारा पृथ्वी का उत्पत्ति कब हुआ था? एक छोटा सा खाली मैंने हल्का सा दिया, क्योंकि ज्योग्राफी का पार्ट हो जाता है, ये आपका बायोलॉजी का भी पार्ट हो जाता है ना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग मैंने बताया है 4.8, एवरेज रखिएगा, कहीं कहीं 4.7 में देता है। तो 4.8 बिलियन बोलिए चाहे अरब, है ना, अरब वर्ष पूर्व। और मानव जीवन की उत्पत्ति, इस पृथ्वी की उत्पत्ति के जीवन के कब आया? 3.7 अरब वर्ष। थोड़ा सा डाटा दे रहे हैं कि कहीं पूछ देता है एज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ या एज ऑफ अर्थ, है ना। तो उस हिसाब से आपको थोड़ा सा डाटा को भी कहीं कहीं 3.5 देता, मैं दोनों को लिख दिया हूं, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है ना। कि पृथ्वी का ये कैसे जीव उत्पत्ति हुई है, बायोलॉजी में पढ़ना है। ये आपको यहाँ उतना नहीं पढ़ना डिटेल से, है ना। केवल आपका पढ़ना कि जो प्राइमेट्स आए उसके थ्रू कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पहले जीवन की उत्पत्ति 3.7, इस पर पता है सब लोग को, चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी है
है ना, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, तो वो सब चीज यहाँ पढ़ना, लेकिन जानकारी हल्का सा होना चाहिए कि जीवन की उत्पत्ति 3.7, ये डाटा आपको याद रखिए, डेट याद रखिए, कितना वर्ष, पीरियड याद रखिए, पीरियड, है ना, इतना वर्ष पूरा पहले इसका उत्पत्ति हो चुका है। लेकिन मानव जीवन तो हो गया, जीवन तो कभी भी आ जाएगा, है ना, जो पहला समुद्री जीव ही पहले आए थे, फिर बाद में कैसे, मैंने इसमें थोड़ा सा डाटा दिखाया है, बैक में ले सकता हूं। इसमें देखिए एक ईरा होता है, एक पीरियड होता है, इस तरह से होता है, जैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ, लाइफ कब आया मैं बताता हूँ, आर्कियोजोइक, मैंने नहीं बोला ना 3.7 करोड़, है ना, 3.7 जो भी है, तो ये ओरिजिन लाइफ पर दिया गया है, इस तरह से बना दिए, लेकिन आपको पढ़ना नहीं, ये बायोलॉजी में रहता है। ईरा पीरियड हो गया, प्रीकैम्बियन दोनों मिलाकर, ये मैं बता दिया हूँ। पैलियोजेइक है, फिर ये नीचे से जा रहा है ना, एम्फीबियंस यानी उभयचर प्राणी, फिश, ये सब आपको पढ़ना नहीं, खाली एक नजर में देख रहा हूँ क्योंकि हमको ह्यूमन वाला देखना है। फिर मेसोजेइक में है, इसे पता है, जुरासिक पार्क वाला सब रेप्टाइल्स एंड डायनासोर्स। फिर है ये ही मेन पढ़ना है। सीनोजेइक, मानव का जो विकास हुआ, सीनोजेइक ईरा, ये पूछता है, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन पर दे दिया हूं, पहला क्वेश्चन कि मानव का जो विकास या मानव जो आया, ओरिजिन ऑफ मैन, स्पेशली मैन के लिए, है ना, तो सीनोजेइक ईरा में क्वार्टरनी और टर्सरी दो होता है। तो क्वार्टरनी से आपका प्रिमिटिव मैन एंड टूल्स मेकिंग, जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, और प्लायोसीन से ओरिजिन ऑफ मैन, यानी मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन से शुरुआत हो जाती है, और जो टर्सरी पीरियड में आता है। और क्वार्टरनी को दो हम बांटते हैं, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। होलोसिन में हम लोग मॉडर्न मैन अभी चल रहे हैं, जो होमोसेपियंस 10,000 से हम लोग जो चले आ रहे हैं, वो अभी तक धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो प्लिस्टोसिन याद रखिएगा 20 लाख, और होलोसिन 10,000, और प्रिमिटिव मैन आपका आ गया ये प्लिस्टोसिन में, और मॉडर्न मैन आपका होलोसिन, और ओरिजिन ऑफ मैन पूछेगा तो प्लायोसिन। ये थोड़ा सा इपोक में, यानी इपोक मतलब युग, तो ये थोड़ा सा एक बायोडाटा दे दिया कि एक समरी टाइप का, कि आपको थोड़ा सा सीनोजेइक क्या होता है। तो ये 5 ईरा होता है, फिर उसी तरह का पीरियड है, फिर उसी में युग है कुछ कुछ, और उसका एक्टिविटी कौन कब आया। तो ये थोड़ा सा, तो ये मैमल्स, सेनोजेइक में आया मैमल्स, है ना, सेनोजेइक में आया मैमल्स, फिर मेसोजेइक में आया रेप्टाइल्स एंड डायनासोर्स, फिर है पैलोजेइक में आया एम्फीबियंस एंड फिश, फिर आया प्रोटोजोइक में, मैं इसको नहीं दिया हूं, आर्कियोजोइक दिए, दोनों मिलाकर है, ये दोनों मिलाकर ही है प्रीकैम्बियन बोलते हैं ना, जिसमें स्पेशली ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि जीव की उत्पत्ति हुई। ये एक मैं बेसिक दे दिया हूं हल्का सा नॉलेज के लिए, कभी क्वेश्चन वहां से पूछ देता है। ये मेन देखिए यहां से कि हम लोग जो मेरा जो उत्पत्ति हुआ, मानव का जो उत्पत्ति हुई है, जो आज होमोसेपियन जिसको हम बोलते हैं, वो महाकपि के समूह से हुआ है। महाकपि मतलब कपि यानी बानर कहिए, तो प्राइमेट्स, जैसे प्राइमेट्स उसी को बोल रहा है, महाकपि को हम बोल रहे हैं कि प्राइमेट्स का मतलब होता है वह स्तनपायी जीव, वह स्तनपायी जो मानव के समान था, मानव के जैसे लक्षण उसमें थे, है ना, उसको हम प्राइमेट्स बोल रहे हैं। और यही प्राइमेट्स में इसको आप कुछ लोग इसको उसी से निकालते हैं, इसी से मैंने ओरिजिन मानते हैं, ड्राइपिथिकस, है ना, नाम दिया गया, जो मायोसिन से ही चालू हो रहा है। लेकिन ये आदि मानव तो नहीं कर सकते, लेकिन ये अभी मानव है ही नहीं, अभी तो ये अब बानर क्या क्या है, कपि के सदृश कर सकते हैं, कपि के समान। तो ड्रायोपिथिकस जो था आपका, उसमें कहा जाता है कि एंसेस्टर ऑफ बोथ, यानी कि मैन एंड एप्स का ये एंसेस्टर है, पूर्वज, आप ये कह सकते हैं। ड्रायोपिथिकस कहते हैं क्या चीज, मैन और एप्स यानी कपि के ये पूर्वज माने गए हैं ड्रायोपिथिकस, यानी कि इसमें ऐप का भी गुण है, यानी कि कपि का भी और आदमी का भी। लेकिन यहीं से हम बंटवारा हो जाता है, क्योंकि ये फैमिली दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो जंगल में ही रह जाती है, जंगल में जो पहले रह रहे थे, जिसको हम कहते हैं रामापिथिकस, है ना, ये भगवान राम के नाम पर नाम दिया है, नामकरण किया है, जो प्लेसियन से चला रहा। ये मानव ही नहीं है, ये भी बानर की कैटेगरी में आएगा, कपि के कैटेगरी में आएगा, लेकिन उसका नामकरण कर दिया, जो जंगल में रह गए वो रामापिथिकस, और जो ग्रास फील्ड में गए, यानी घास के मैदान, मैदानी भाग में, है ना, मैदानी भाग में चले गए रहने के लिए, मैदानी भाग में चले गए, उसको हम लोग कर रहे हैं एस्ट्रोलोपिथिकस। क्वेश्चन आता है कि पहले रामापिथिकस इधर हो गया, यानी कि रामापिथेकस
एक कैटेगरी में गया, आइए एस्ट्रोलोपिथिकस, और उसके पहले ड्राइव। तो कभी कभी सजाने के लिए आएगा, पहले ड्रायोपिथिकस आया कि एस्ट्रोलोपिथिकस आया, उससे भी क्वेश्चन हो सकता है। अब हम रामापिथिकस तो चूंकि एक ये क्या कहते हैं, केवल ये जंगल में रह रहे हैं, और एस्ट्रोलोपिथिकस धीरे धीरे मैदानी भाग में रहते रहते वो 4 पांव से फिर 2 पैर पर बन जाते हैं, और उसका फिर हम गुण देखेंगे अलग अलग वन बाय वन। एस्ट्रोलोपिथिकस जो है, देखिए मैं एक चार्ट बना दिया आपको। पहले चार्ट में इसलिए बनाया हूं कि पहले आप एक कैटेगरी देखिए कैसे कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ है, कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ है। एस्ट्रोलोपिथिकस से होमो हेबिलियस, कुछ लोग इसको कहते हैं सब स्पीसीज भी इसका है, चलिए कोई बात नहीं। ऐसे होमो मतलब होता है मैन, होमो का मतलब मैन होता है ना। चलिए हेबिलिस, आई छुटा हुआ हेबिलिस। दूसरा है उसी के बाद, यानी कि हेबिलिस के बाद ये वाला पार्ट है ना, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस का भी ये ज्योग्राफिकल एरिया है ना, कि कैसे भौगोलिक दिश, जावा में मिला तो जावा मैन कर दिया, और चाइना का एक जगह है, चीन की जगह पेकिंग, वहां अगर मानव का फोसस मिला तो पेकिंग मानव बोला। आप उसको हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो ये होमो इरेक्टस, इरेक्टस मतलब होता है अपराइट, यानी कि खड़े होना, है ना। पहले 4 पैर के थे, तो अब 2 पैर पर खड़े होकर उनकी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे सीधा हो रही है। और नियर्थल मैन फिर आता है उसके बाद, फिर क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन हमारा होमो सेपियंस से सबसे नजदीक में है, क्रो-मैग्नन जो है हमारा सबसे नजदीक में है, और होमो सेपियंस, और फिर हम होमो सेपियंस जो हमारा बायोलॉजिकल नाम है मानव का, मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस, सेपियंस ही बोलते हैं इसको। तो आप इसको लिए तो अलग से पढ़ना ही है, आपको यहां से पढ़ना एस्ट्रोलोपिथिकस में क्या गुण है, होमो हेबिलिस से कैसे क्वेश्चन आता है, होमो इरेक्टस से क्वेश्चन कैसे आएगा, जावा मैन, पेकिंग मैन से क्वेश्चन कैसे आएगा, नियंडरथल मैन से क्वेश्चन कैसे आएगा, ये मैन इसमें लगा दीजिए, है ना, नियंडरथल मैन, और क्रो-मैग्नन और होमो सेपियंस, यहां तक मुख्य रूप से यहां तक आपको पढ़ना है ना। तो एक और वर्ड ये इसमें, तो ये तो पढ़ेंगे, एक क्लिनिकल कैपेसिटी का वर्ड आएगा बार बार, क्लिनिकल, सॉरी, क्लिनिकल कैपेसिटी, कैपेसिटी, है ना, यानी कि खोपड़ी की क्षमता कर सकते हैं ना, क्लिनिकल वही होता है खोपड़ी। इसमें क्या है कि वॉल्यूम होता है उसका, मतलब उसमें कितना क्षमता, नहीं कि जिसका, चूंकि इसको नापते हैं सीसी में, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, या सीसी कहीं लिखते हैं, सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वो उसमें मापते हैं, तो वो वॉल्यूम है जिसके आधार पर होता है कि जिसका ज्यादा सीसी रहता है उसको मानते हैं कि ज्यादा उसकी बौद्धिक क्षमता विकास हुआ होगा। लेकिन ऐसे 100% सब जगह नहीं होता, कुछ बताएंगे एग्जांपल। कुछ अपवाद है कि जहां पर सीसी अधिक होता है, माने कि उसका क्रेनियल कैपेसिटी ज्यादा है, फिर भी वो उतना बुद्धिमान नहीं होता है। तो बुद्धिमान होने के लिए कुछ और भी उसमें फैक्टर्स है, तो वो 100% हमेशा नहीं, ये धारणा बना कि जिसका ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी होगा हमेशा ज्यादा बौद्धिक क्षमता वाला मानव होगा। तो एस्ट्रोलोपिथिकस, होमो हेबिलियस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल मैन, क्रो-मैग्नन, होमो सेपियंस, इसमें जो प्रश्न आता है कि इसका लक्षण और इसके जो मिले हैं फॉसिल्स, यानी कि जीवाश्म जो मिले हैं वो कहां से मिले, किसने खोजा है, इस पर क्वेश्चन बार बार आ रहा है आजकल। तो थोड़ा सा हम इसको 1 बाय 1 चलते हैं। तो पहला हो गया एस्ट्रो, ए से याद रखिएगा तो शुरू याद रह जाएगा, है ना। एस्ट्रोलोपिथिकस मैंने इसी का करा, सब स्पीसीज भी है, और होमो इरेक्टस तो है ही है, जिसमें जावा मैन, पिकिंग मैन पहल, उसके बाद इससे ज्यादा विकसित ये है, और नियंडरथल मैन, फिर क्रो-मैग्नन, और ये होमो सेपियंस। तो क्रो-मैग्नन सबसे से नियरेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन भी आता है कि मानव, आधुनिक मानव के सबसे नियरेस्ट प्रजाति कौन है, तो क्रो-मैग्नन मानते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस भी आपका है जीके के पर्पज से, और आपके जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है उसमें भी आएगा। तो इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं, है ना। चलिए, मैंने इसलिए स्लाइड बना के थोड़ा तेजी से चल, बहुत समय बहुत कम है और पढ़ाना बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा स्लाइड पे लेकर चलूंगा, क्योंकि लिखने में मेरा टाइम लग जाएगा, बेस्ट होगा। तो पहला ही ले चलते हैं एस्ट्रोलोपिथिकस। ये क्या है, पहले मैंने अभी कहा कि ड्रायोपिथिकस 2 भाग में बट गया, एक रामापिथिकस और एक क्या चीज बट गया, एस्ट्रोलोपिथिकस। रामापिथिकस जंगल में, फॉरेस्ट में रह गया, और वो उतना नहीं मतलब डेवलप कर पाया, और ये धीरे धीरे आगे डेवलप करता है। क्योंकि ये खुले मैदान में, लिखिए मैंने, खुले मैदान में, घास के मैदान में नंगे रूप से रह रहे हैं, अभी कोई कपड़ा नहीं, कोई अभी मैंने पेड़ के छाल भी नहीं पहन रहे हैं, है ना। पहले तक पेड़ का छाल जो होता है उसको कपड़े के रूप में यूज करते थे।
और एक खूबी इनकी हुई, 4 पैर की जगह पर 2 पैर, जिसको हम बाइपेडल बोलते हैं, ये आने अलग। यानी इनके 2 हाथ फ्री हो गए। 2 हाथ फ्री हो गए तो इनको बहुत कुछ मौका मिलेगा, टूल्स बनाने का मौका मिलेगा, अपने शत्रु से लड़ने की क्षमता होगी, हंटिंग करने में आसानी होगी। तो क्रेनियल कैपेसिटी जो मैं बता दीजिएगा, क्रेनियल कैपेसिटी इसका पूछता है तो 450, ये 450 से मैंने एवरेज दिया हूं, मैं हो सकता है 400-500 के बीच में भी दे सकता है, कहीं कहीं एक एवरेज मैंने दे दिया है। तो एस्ट्रोलोपिथेकस का जो क्रेनियल कैपेसिटी को पूछ सकता है तो 450 क्यूबिक सेंटर, यानी कि इसकी सोचने की शक्ति, बौद्धिक क्षमता बहुत ही कम अभी है, और ये केवल 2 पैर से चल रहा है। अभी ये एक तरह से मानव बनने में अग्रसर है, उसका विकास के क्रम में है। तो एस्ट्रोलोपिथेकस दिमाग में बैठा लें पहले। अब है कि ये 2 पैर से चलने लगा, इसमें फायदा क्या हुआ, मैंने बताया टूल्स बनाए गए। फिर फायदा क्या हुआ, हंटिंग करने में फायदा होगा, है ना, ये सब चीज फायदा होगा इसको बाद में। लेकिन अभी भी इनका कह सकते हैं कि अभी पूरे रूप से खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी हल्का फुल्का झुक झुक के ही चलते हैं, है ना, यानी झुका हुआ, इनका रीढ़ की हड्डी अभी टेढ़ा ही है, पूरा फुल से खड़े नहीं है। तो एस्ट्रोलोपिथेकस, अब इसका साक्ष्य कहां से मिलता है, सबसे मैंने कि साक्ष्य मतलब फॉसल्स, इसके जो जीवाश्म मिलते हैं, जो इसके जीवाश्म मिलेंगे वो कहां से, अब किसने खोजा, ये क्वेश्चन बराबर आता है, यहां से इंपॉर्टेंट है आपका, इसलिए मैं 1-1 पे चल रहा हूं। इसे पहले इसको कहा जाता है आदि पूर्वज, क्योंकि यहीं से शुरुआत होता है, मानव का आदि पूर्वज यहीं से है, क्योंकि रामाफिथिकस तो जंगल राजा है, यहीं से इसको मानते हैं। एस्ट्रोलोपिथेकस ही मूल रूप से आदि पूर्वज है। निकटतम पूर्वज पूछेगा तो क्रो-मैग्नन, जो होमो सेपियंस के बगल में है, जो है ना, क्योंकि मानव का अधिकतर लक्षण इससे मिलता है, जो मानव का अपना लक्षण है वो अधिकतर देख रहे हैं कि उसी तरह का देखने में लगता है, थोड़ा सा चेहरा में तो अंतर होगा ही। मैंने किसने कहां से मिला, किसने इसको खोजा, इसके फॉसल्स को किसने खोजा, ये बहुत मायने रखती है। मैंने इस सेंस में मैंने बता रहा कि 1924 में, सब डाटा याद रखिएगा, रेमंड डार्ट एक व्यक्ति हैं जो दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल, ये भी कितने को है, ट्रांसवाल के क्षेत्र में टोंग स्थान पर एक बालक की खोपड़ी की जीवाश्म प्राप्त हुई थी। छोटा सा बालक था, उसका खोपड़ी का क्यों ब्रेन का मिला था, और शायद इसीलिए टोंग बेबी भी कहा जाता है। यहां से जो मिला है उसको टोंग बेबी भी, तो हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि टोंग बेबी किससे संबंधित है, तो टोंग बेबी किससे संबंधित है, एस्ट्रोलोपिथेकस से। टोंग बेबी कहां से मिला है, तो ट्रांसवाल, और टोंग तो खुद ही क्षेत्र है, और ट्रांसवाल क्षेत्र में एक छोटा सा क्षेत्र है टोंग, उसके नाम पर टोंग बेबी बोला गया है। और किसने खोजा, रेमंड डार्ट। तो एस्ट्रोलोपिथेकस 1924 में रेमंड डार्ट ने दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल, नाम है ट्रांसवाल के टोंग क्षेत्र से उसके जीवाश्म की प्राप्ति हुई थी। तो ये बहुत ही VVI है, ये पहली बार इसने खोजा। और क्या केवल यही साक्ष्य मिला है, केवल यही मैंने फोसल्स मिला है इनको, नहीं, और कह रहे हैं, देखिए 1970 में भी मिला है, रिचर्ड लीकी को भी मिला है, ये केनिया के तुर्काना झील, केनिया के तुर्काना, यानी ये सब जो जीवाश्म है, जो मानव के जीवन की उत्पत्ति के बारे में, कि मानव का विकास कैसे हुआ, कहां से उसके साक्ष्य मिलते हैं जीवाश्म के। तो रिचर्ड लीकी को मिला कहां, केनिया के तुर्काना झील। रिचर्ड लीकी के पास 2 स्थानों से एस्ट्रोलोपिथेकस के जीवाश्म और पत्थर के औजार, ये देखिए, अब औजार, तो पहला औजार निर्माता कौन हो जाएगा, एस्ट्रोलोपिथेकस हो जाएगा, है ना। और इसका डेटिंग कैसे किया गया था, पोटेशियम आर्गन मेथड है, ये बढ़ाएंगे कभी मौका मिल जाएगा तो इसको भी, कि पोटेशियम आर्गन मेथड से क्या है, 26 लाख बताया गया इसका डेटिंग, है ना, जो मैंने अभी पढ़ा। तुर्काना झील के पास है, तुर्काना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तुर्काना झील कहां है, केनिया। और रिचर्ड लीकी, तो पहला हो गया रेमंड डार्ट, दूसरा हुआ रिचर्ड लीकी, इसने केनिया में तुर्काना झील के पास। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है कि केनिया के तुर्काना झील में फॉसिल्स किसने खोजा, या किन को मिला और कब मिला, तो डेट के साथ रिचर्ड लीकी, केनिया में तुर्काना झील के पास, है ना, 2 स्थानों से मिल रहा है। एक और स्थान दिखाएंगे भी, एस्ट्रोलोपिथेकस के जीवाश्म पत्थर, और ये लगभग कितना है, 26 लाख वर्ष पूर्व। तो हमारा एस्ट्रोलोपिथेकस का पीरियड भी हो जाएगा मोटा मोटी 26 लाख के आसपास। एक फिर उन्हीं को लीकी साहब को एक और मिला है, तंजानिया के ओल्डोवाई गोर्ज, ये भी केनिया तंजानिया नाम फेमस ही है, और इसके जीवाश्म प्राप्त हुए, ये भी कब निकाला गया, डेटिंग कितना गया, 18 लाख, है ना, 18 लाख। अगर हम भारत में पढ़ेंगे, एक बोरी साइट है, बोरी बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं,
यहाँ पर बोरी महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ से महाराष्ट्र वाला जो मिला है साक्ष्य यहाँ पर आपका 14 लाख माना जाता है ना, 14 लाख वर्ष पूर्व भारत वाला केस में। भारत में मानव के इतिहास की शुरुआत होगा तो महाराष्ट्र में 14 लाख वर्ष में। वो एस्ट्रोपिकस नहीं कर सकते, लेकिन शुरुआत यहाँ से की सबसे पुराना साक्ष्य यही देता है, बोरी वाला। और एक हथनौरा जगह है, नर्मदा घाटी है ना, हथनौरा, ये भी पूछता है कभी कभी, हथनौरा, यहाँ से बहुत सा कंकाल मिले हैं नर्मदा घाटी से, वो भी लगभग आपको उसी के आसपास पीरियड जाता है। तो 14 लाख बॉडी वाला याद रखिएगा, जो इसी से मिलता जुलता है ना। तो लीकी की, यानी कि लीकी ने तंजानिया के ओल्ड वाई गॉर्ज, अब आपका एक और आपका जीवाश्म खोजा तुर्काना झील से, है ना। तो तुर्काना झील और ओल्ड वाई गॉर्ज, ये दो चीज याद रखिएगा। और पूछिएगा ओल्ड वाई गॉर्ज कहाँ है, सीधा क्वेश्चन पूछता है, तंजानिया में, है ना। ट्रांसवाल कहाँ, ये सब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एक बार, है ना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इसको। ट्रांसवाल कहाँ हो गया, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, और उसमें टोंग जगह से। और तुर्काना झील कहाँ हो गया, केनिया में, जो रिचर्ड लीकी ने, और रिचर्ड लीकी का ही है लिकी साहब ही तंजानिया के ओल्ड वाई गॉर्ज में। और ये इंपॉर्टेंट आपका एक 26 से 18, कहीं कहीं डेटिंग पूछ सकता है कि ओल्ड वाई गॉर्ज से जो जीवाश्म मिला उसका कालखंड कितना है, और किस विधि से इसको खोजा गया था, पोटेशियम आर्गन मेथड, ये 18 लाख वर्ष, अब वो ऊपर वाला 26 लाख। इसका कालखंड बताया गया, जब मैंने बताया कि जब कालखंड दिख ही रहा है तो लगभग दिखाया गया अर्ली प्लीस्टोसिन 20 से 30 लाख ईसा पूर्व। मैंने इसलिए एवरेज डाल दिया है ना कि एस्ट्रोपिथिकस कितना पुराना है, 20 से 30 लाख वर्ष पूर्व उसका आगमन हुआ था एस्ट्रोपिथेकस का। तो एस्ट्रोपिथेकस पहला है जिसने बनाया अपना टूल्स बनाता था, है ना। कुछ इसकी उपजाति हैं, जैसे नाम सुने होंगे जिनोथ्रोपस, पत्थर का औजार बनाती थी, तो उसी का प्रकार है। पैरेंथ्रोपस, इसे मैं नाम देता, हल्का सा कुछ नाम याद रखेगा। जिनोथ्रोपस 5 लाख ही है, ज्यादा पुराना नहीं, वहां तो हम बोल रहे थे 20 से 30, है ना। और उसी का थोड़ा सा सब स्पेसीज, उपजाति का मतलब सब स्पेसीज है ये, है ना, सब स्पेसीज। तो जिनोथ्रोपस ये भी पत्थर बनाती है। तो हो तो चॉइस कभी कभी होता है आपको, एस्ट्रोपिथेकस नहीं देके इसका चॉइस दे दे कि पत्थर औजार कौन बनाता था। फिर है पैरेंथ्रोपस, सब इसी के उपजाति में है, और प्लेसियंथ्रोपस, है ना। तो ये थोड़ा सा तीनों नाम खाली सुन लीजिए, इसको ज्यादा सभी का डिटेल नहीं पढ़ना है, जितना काम है उतना ही पढ़िए। मैंने फिर भी कोशिश किया आपको डाटा अधिक देने के लिए। अब एस्ट्रोपिथेकस के बाद हमारा होमो हेबिलियस, ये भी कुछ लोग कहीं कहीं आपको माने किसी को विद्वान कहते हैं कि ये भी एक सब स्पेसीज है एस्ट्रोपिथेकस का, लेकिन चलिए मैंने लिख भी दिया है, एक नवीन उपजाति है ना, सब स्पेसीज, ये भी माना गया एस्ट्रोपिथेकस का ही। लेकिन होमो मैंने बताया था, होमो मतलब मैन होता है ना, ये लैटिन वर्ड। और वर्तमान में कहता है कि वास्तविक पूर्वज इसको माना जा रहा है ना। खाली पूछेगा मानव का आदिम पूर्वज कौन है, तो एस्ट्रोपिथेकस। अगर वास्तविक वर्ड लगा दिया तो आपका आंसर हो जाएगा होमो हेबिलियस। तो क्वेश्चन बढ़ा है, एक क्वेश्चन पूछता कि मानव का आदि पूर्वज कौन है, एस्ट्रोपिथेकस, लेकिन कह रहे मानव का वास्तविक आदि पूर्वज कौन है, तो हो जाएगा होमो हेबिलियस। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये वास्तविक रियलिटी लगाते हैं ना, ये एक इंपॉर्टेंट है। और इनसे भी कहा जाता है औजार। तो चॉइस के हिसाब से भी उत्तर बदल सकता है आपका, आपको चॉइस में क्या देता है ना, ये ध्यान, ये भी औजार निर्माता इसको मैंने, ये भी टूल्स मौके में एक्सपर्ट है। और इसका कैपेसिटी थोड़ा सा बढ़ गया है ना, ये 750, उसमें कितना था देख ले, अभी मैंने देखा था वहां क्रेनियल कैपेसिटी कितना था, क्रेनियल कैपेसिटी 450 एस्ट्रोपिथेकस का, और इनका है 750। ये देखिए 450 300, यानी 300 एक्स्ट्रा हो गया, बढ़ गया है ना। तो ये थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान भी हो गए उनकी तुलना में, ये बुद्धिमान, भले उन्हीं के सब स्पीसीज है तो, लेकिन इनका वॉल्यूम तो हो सकता है कभी वॉल्यूम पूछता है, वॉल्यूम की तरफ सजाने के लिए दे सकता है, मैचिंग के लिए दे सकता है, क्योंकि नेट में ज्यादा मैचिंग वाला रहता है, सीरीज 1 सीरीज 2 दोनों को मैच करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो होमो हेबिलियस एक इंपॉर्टेंट चीज, 750 इसका क्यूबिक सेंटीमीटर इसका क्रेनियल कैपेसिटी, यानी कि इनकी बौद्धिक क्षमता है।
तो थोड़ा सा पोजीशन इनका बढ़ा है, लेकिन बार बार मैं ऐसा नहीं कि ज्यादा क्रेनियल कैपेसिटी रहेगा तो बहुत ज्यादा विद्वान होंगे। अभी मैं दिखाऊंगा एक दो जगह ऐसा अपवाद है जहां पर आपका ज्यादा रहने पर भी वो ज्यादा विद्वान नहीं होते हैं, ज्यादा मतलब उनका बौद्धिक क्षमता डेवलप नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। होमो हेबिलियस, होमो हेबिलियस के बाद होमो इरेक्टस, ये क्या है? अब है कि जो मैंने कहा कि 4 पैर से 2 पैर पर आ गए, उनका पीठ झुका, अभी पूर्ण रूप से थोड़ा सा खड़े होने लगे, है ना, पूर्ण रूप से नहीं, पूरा अच्छा सब खिले, इसके जो इस नाम में होमो इरेक्टस नाम दिएगा, है ना, अपराइट कह सकते हैं। और इसका जीवाश्म सच का मिला जावा में, चीन में, अल्जीरिया में, मोरक्को से प्राप्त हुए हैं। ज्यादा फेमस है जावा और चीन वाला। जावा को हम बोलेंगे, जावा जो आपका इंडोनेशिया में है, जावा है ना, बोलते ना, तो उसको जावा मैन बोला गया। और चीन में जो पिकिंग जगह से मिला उसको पिकिंग मैन बोला गया, मैंने अभी लिखाया भी है। हाँ, इसका पेड़ देखिए, मिडिल प्लिस्टोसिन, मिडिल प्लिस्टोसिन, मिडिल प्लिस्टोसिन। और इसका अगर लेते हैं क्रेनियल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 900 के आसपास, 900 सीसी। इसका क्रेनियल कैपेसिटी देखेंगे तो 900 के आसपास, 900 सीसी आता है। धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है ना, 750 हुआ, पहले 450 था, फिर 750 हुआ, अभी 9 से 950 के जो भी है 1000 के आसपास, यानी कि 900 से लगभग ऊपर ही है। तो ये भी थोड़ा सा इसका बढ़ते जा रहा है क्रेनियल कैपेसिटी। और मिडिल प्लिस्टोसिन में नहीं पता है, प्लिस्टोसिन बताया था अभी कि आपका सिनोजोइक एरा में जो बताया, उसमें एक टर्सरी था, एक इसे प्लिस्टोसिन, एक होलोसिन। तो ये प्लिस्टोसिन पहले वाला, जहां पर प्रिमिटिव मानव का विकास हुआ है। और मैंने कहा कि होमो इरेक्टस जो है भौगोलिक ज्योग्राफिकल अलाप है ना, ज्योग्राफिकल भौगोलिक आधार पर जहां मिला उसके नाम पर नामकरण किया गया। जैसे जावा मिला तो जावा मैन, खाली उसका बायोलॉजिकल नाम बदल दिया गया, पिथेकैंथेरोपस कर दिया। होमो क्या है, पिथेकैंथेरोपस, ये नाम से जाना गया। और इसका खोजा कौन, यानी कि इसको जीवाश्म जो खोजा कौन, नाम याद रखिएगा, 89 में यूजीन दुबैस, ये बहुत फेमस है। जावा में जो खोजा गया है फॉसल्स, वो है यूजीन दुबैस के नाम से है, जिन्हें जाकर उसने रिसर्च किया, चाहे उस पर फॉसल्स को खोजा या उनको मिला, जो कहिए, 1891 में, है ना, ये जावा मैन के बारे में। और किस नदी पर, जावा नदी भी है कह रहे हैं, और एक सेलो नदी पर बोला जाता है, पर स्थित कहाँ, त्रिनिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, त्रिनिल नामक जगह से, बहुत इंपॉर्टेंट जगह से। ये स्पेशली आर्कियोलॉजी में ज्यादा काम आएगा, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में भी काम देगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन कल्चर, सभी जगह ये ऐसा टॉपिक है, सभी जगह सेट कर रहा है, क्योंकि मानव के विकास को हम पढ़ रहे हैं कि मानव कैसे आज होमो सेपियंस बना है। तो जावा नदी के तट से सेलो नदी पर त्रिनिल, ये इंपॉर्टेंट है, त्रिनिल, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको इंडोनेशिया में पड़ रहा है। और इसके जीवाश्म प्राप्त हुए, एक तो ये हो गया। फिर कह रहा है कि यूजीन दुबैस ने उसका नामकरण किया था, है ना, पिथेकैंथेरोपस एरेक्टस। हम लोग तो होमो इरेक्टस बोल रहे थे ना, या जावा मैन, जावा सच में जावा मैन ही बोला गया, इसको क्या बोला गया, जावा मैन बोला गया, है ना। और जावा मैन कहता पहली बार आग की खोज की, इतना अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। जावा मैन या तो होमो इरेक्टस, अगर होता है जावा मैन चॉइस नहीं दे तो होमो इरेक्टस बोले, तो होमो इरेक्टस ही आ रहे हैं आगे। देखिए ये होमो इरेक्टस का ही है ना, इसी कारण तो होता जावा मैन चॉइस नहीं दे, या जावा में जगह दे देगा पिथेकैंथेरोपस, तो आपको उसको भी ध्यान देना है। पिथोक यहाँ पे लिखे हुए है ना, तो ये जावा मैन पर दोनों नाम याद रखना है। और इसका देखिए मैंने बताया 980, 900 मैंने 900 एवरेज बताया था, 900 के आसपास, 900 से एवव, 900 से 1000 के सीसी मैंने एवरेज मैंने बताया। अच्छा, ये आपका क्रेनियल कैपेसिटी इसका, यानी इसका भी भौतिक क्षमता थोड़ा सा पहले की तुलना में बढ़ा है। तो ये आपका जावा या पिथेकैंथेरोपस, ये इंपॉर्टेंट है। और किसने, यूजीन दुबैस, ये इंपॉर्टेंट है, यूजीन दुबैस द्वितीय पर है। और किस जगह से, सेलो नदी पर, त्रिनिल, ये याद करना है, त्रिनिल जरूर याद रखना है, त्रिनिल नामक स्थान से। यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। अब एक और है जो मैंने कहा चाइना में मिला था, मोरक्को से भी मिला, मैं बताया भी। तो चाइना वाला जो है नाम है वो पिकिंग जगह है ना, पिकिंग है जगह है। और उसी जगह से इसके जीवाश्म ने इसका नाम दिया सिनेंथ्रोपस, है ना, चीन के पिकिंग में लिखा हुआ पिकिंग,
यहाँ पीकिंग होगा, पी है ना, पीकिंग नामक स्थान से, और उसका जगह का नाम है चुकुतिया, है ना, जैसे वहां तिरनल दे था, और यहाँ पर है क्या है, चुकुतियान के गुफा से मिला है ना। और किसको मिला है, बिगलर बोलिन, ये इंपॉर्टेंट है, बिगलर बोलिन, बिगलर बोलिन 1927 में, ये आपका कहाँ वाला, चाइना वाला, चाइना वाला कहानी याद कीजिए, है ना। और बाद में एक और नाम आता है इनके साथ जुटा हुआ है, डेविडसन ब्लैक, ये भी एक नवीन प्रजाति के रूप में स्वीकार किया कि होमो इरेक्टस एक प्रजाति ही माना गया इसको, और इसका नाम भी क्या, सीनेटर पर पेकिंग किया था, ये आपका डेविड ब्लैक ने नामकरण किया। तो थोड़ा सा ये भी, और ये आग जलाना ये भी जानता था, आग जलाना तो वो भी जान रहे थे, जावा मैन भी जान रहे थे। तो ये डेविडसन ब्लैक इसी से जुड़ा हुआ है, और बिगलर बेलिन भी जुड़ा हुआ है। और मिला कहाँ, चुकुतिया, याद रखे चुकुतिया, ये पेकिंग का जगह में एक छोटा सा जगह है वहां पर। तो चीन के पीकिंग भी हो सकता है। अब पीकिंग के आधार पर मैंने पेकिंग मानव बोला, जबकि जावा के बारे में बताया क्या चीज कि वहां पर त्रिनिल है ना, तो जावा में त्रिनिल है, और यहाँ कौन है, ये चुकुतिया, जो कि पेकिंग नामक स्थान के क्षेत्र में पाया जाता है। और ये बिगलर बोलिन ने प्राप्त किया। एक और नाम जुट रहा है जिसने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये इसी होमो इरेक्टस की एक प्रजाति है, और जिसका नामकरण किया सिनेंथ्रोपस पेकिनेस। हम टोटल चीज मैंने सब रेडीमेड कर दिया, केवल बस एक दो बार रिवीजन करेंगे, आपका फटाफट क्वेश्चन इससे कोई नहीं छूटने वाला, आपका टोटल बनेगा। नेक्स्ट, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नियरथल मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक ऐसा इसका सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्रेनियल कैपेसिटी है ना। इसका लगभग माना जाता है 1400 से लेकर लगभग 1700 के आसपास, है ना, 1700 सीसी चला जाता है। 1400 में एवरेज मिलता है, 1700 पार कर जाता है, कहीं 1300 से भी देता है 1700, लेकिन एवरेज 1400 से 1700, यानी कि हमसे हाईएस्ट पूछेगा इतने में, माने ये होमो सेपियंस से भी ज्यादा इसका क्रेनियल कैपेसिटी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है पहला तो ये, है ना। और इसके जीवाश्म कहां से मिले, तो ये ऐसा नहीं कि ज्यादा बौद्धिक क्षमता वाला है, होमो सेपियंस तो कम ही रहेगा ना, क्योंकि होमो सेपियंस तो बहुत बाद में आता है, अभी क्रो-मैग्नन आएगा उसके बाद आएगा, तो क्रो-मैग्नन के बाद भी क्रो-मैग्नन का भी इससे कम होता है, जबकि इसका 1700 तक सीसी तक जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका क्रेनियल कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट होता है, ये आता है क्वेश्चन बार बार, मैंने इसको बार रिपीट कर रहा हूं हाईएस्ट के लिए। इसके जीवाश्म या हड्डी जो भी है, जॉन कार्ल हर्लट, है ना, पोहरलॉट लिखा हुआ है, पोहरलॉट को मिला है, कहां से, जर्मनी के नियंडर घाटी, इसी से नाम पड़ा है, नियंडर वैली है, वैली ऑफ नियंडर, वहां से जर्मनी में 1856 में किनको मिला है, जॉन कार्ल पोहरलॉट, याद रखिएगा, है ना, पोहरलॉट, यहाँ एल छुटा हुआ, पोहरलॉट, या जो भी आगे कसते हैं पोहरलॉट होना चाहिए आगे, ठीक है, पोहरलॉट, है ना, पोहरलॉट। तो जो भी नाम हो, तो आप उसी तरह से स्पेलिंग हो, कुछ अंतर नहीं पड़े, लेकिन फिर भी आपको याद रखिए, जॉन कार्ल पोहरलॉट 1856 में जर्मनी के इसने खोजा, और इन्हीं को मिला ये जीवाश्म। एक इंपॉर्टेंट इसका पीरियड भी है, प्लीस्टोसीन का मध्य वाला प्लेट में, या इसको हम बोलते हैं मध्य। हम आगे पढ़ेंगे पाषाण काल, प्री हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे पैलियोलिथिक, कभी तीन लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो वहां पर हम पढ़ रहे हैं मिडिल पैलियोलिथिक का जो पीरियड होगा, जो इसी से आएगा, यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक में कौन मानव था, नियंत्रण। लेकिन औजार बना रहा है, क्योंकि मैं उसमें भी पढ़ेंगे पूरा पाषाण में पत्थर का औजार बनता है, किस पत्थर का बनता है, किस टेक्निक से बनता है, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी कौन है, नियंत्रण मैन ही वही औजार बनाने वाला है ना। और इसकी खूबी क्या है, पहली बार ये समाधान प्रक्रिया की शुरुआत की, सबसे VVI क्वेश्चन। सब जो जब आदमी मर जाते थे, तो पहले तो मर जाते थे तो जहां तहां फेंका जाते थे, कोई देखने वाला भी नहीं, मर गया क्यों मरा नहीं पता। अब ये बच्चा का थोड़ा धीरे धीरे माइंड बढ़ रहा, मैंने बताया कि थोड़ा सा बौद्धिक क्षमता बढ़ा हुआ है, तो बौद्धिक क्षमता बढ़ा रहने के कारण क्या हुआ कि अभी थोड़ा सा सोचने की शक्ति में आ रही है ना। तो समाधान प्रक्रिया शुरुआत की, यानी कि सब जो मर जाते थे उनको क्या करते, दफना देते थे। इसका प्रमाण मिला, बताएंगे कहां से प्रमाण मिला वही बताएंगे। और प्लस सबके साथ साथ क्या करते थे, जो कब्र में थे उसमें कुछ घरेलू उपकरण भी मिले हैं, है ना। इससे पता चलता है शायद पुनर्जन्म, है ना, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास,
तो ये सब इंपॉर्टेंट हो सकता है, आस्था का विषय है, आस्था कब पैदा हुआ, एक तरह से एक आस्था है तभी तो पता चला कि हाँ कोई आत्मा होगा या विश्वास कर रहे हैं। तो समाधान प्रक्रिया शुरुआत नियर्थलमैन, इंपॉर्टेंट, बहुत VVI क्वेश्चन। और संस्कृति, यही तो संस्कृति हो गई ना, संस्कृति का जन्म हुआ है, हम संस्कृति का जन्म हो रहा है, कल्चर का, है ना, एक संस्कृति का जन्म हो रहा है। तो संस्कृति की प्रक्रिया कब से आई, नियर्थलमैन के साथ। समाधान प्रक्रिया कब आई, ये पुनर्जन्म में विश्वास कौन लोग करते थे, नियर्थलमैन। सबसे हाईएस्ट इसका कर्नल कैपेसिटी किसका होता है, नियर्थलमैन। तो ये इंपॉर्टेंट। और इसका प्रूफ कहां से मिला, इनका साक्ष्य कहां से मिला, मैं ना लिया फ्रांस के दोर्दन क्षेत्र है ना, फ्रांस के दोर्दन क्षेत्र में स्थित, है ना, ला फेरासी के पास गुफा था, उसमें 2 वयस्क और 2 बच्चों के शव को दफनाया गया था। ये देखिए, दफनाया मिल गया, 2 एडल्ट और 2 चाइल्ड का, है ना, ला फेरासी। ये है फ्रांस के, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की ये क्षेत्र देखिए, दोर्दन क्षेत्र, नियर्थलमैन का शव कहां से मिला, साक्ष्य के रूप में फोसल्स। यह है दोर्दन क्षेत्र में, ला, याद रखिएगा, ला फेरासी के पास गुफा था, उसी में 2 वयस्क और 2 चाइल्ड को दफनाया गया था। लगता है शायद गुफा में भी रहते थे, है ना। और सब के साथ साथ मैंने बताया सब घरेलू औजार टूल्स भी मिला, घरेलू टूल्स भी मिला जो दफनाते संभवतः क्या चीज में, पूर्वजन्म में, क्या चीज में, पूर्वजन्म में विश्वास करते थे। यानी कि एक तरह से कहिए कि संस्कृति का जन्म हुआ, संस्कृति का जन्म, है ना। इनको भाषा का भी ज्ञान हो गया धीरे धीरे, बोलने लगे, हल्का फुल्का कुछ लैंग्वेज निकालने लगे, है ना, कुछ आवाज निकालते, आवाज तो पहले भी निकालते होंगे, और भाषा का ज्ञान, तो पहली बार भाषा का ज्ञान, एक दूसरे का बात, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने लगे, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं धीरे धीरे। और आग का तो उपयोग पहले ही हो चुका है जावा मैन मेला में ही, लेकिन आग का उपयोग पूर्ण रूप से सीख गए इसमें। तो हो सकता है क्वेश्चन जवाब मैंने देके आपका ये भी दे सकता है, नियर्थलमैन भी दे सकता है। तो आग का पूर्ण रूप से, यानी कि पूर्ण रूप से सीखने मतलब अच्छी तरह से आग का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, है ना। तो आग का उपयोग क्या होता था पहले, एक तो कच्चा मांस को पका के खाने में, दूसरा शत्रु से बचने के लिए, मान लो कि रात में गुफा के सामने आग जला देते थे और शेर या कोई भी जंगली जानवर आते थे तो भाग जाता था। तो दूसरा है ठंड से बचने के लिए, है ना, आग का उपयोग, कि ठंडा में आग जला के अपना गर्मी लें। तो उस तरह का उपयोग करना सीख गए धीरे धीरे, है ना। आइए नियर्थलमैन, तो आग का पूर्ण रूप से अगर पूछा गया कि अच्छी तरह से उपयोग करना किसने सीखा, नियर्थलमैन ने। अब मैंने अभी कहा संस्कृति का जन्म, नियर्थलमैन में भी संस्कृति, है ना। और यह मानव पूर्ण रूप से सीधा हो गया। अब थोड़ा सा टेढ़ी की जो हड्डी टेढ़ी थी वो पूर्ण रूप से अपराइट हो गया, इरेक्टस, है ना। और ये कहता पूरा रूप से सीधा चलने लगा। पहले थोड़ा सा हल्का से झुक के चलते थे, अब धीरे धीरे पूरा सही, ये पूर्ण रूप से खड़ा होने वाला अब 2 पैर पर। ये एक इंपॉर्टेंट है नियर्थलमैन का, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इससे बन रहा है। शव का दफनाना, भाषा का ज्ञान होना, और ला फेरासी से गुफा से मिलना, आग का पूर्ण रूप से ज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हो जा रहा है इसमें, और पूर्ण रूप से सीधा होना। अब आते हैं नियर्थल के बाद क्या है, क्रो-मैग्नन, ये इंपॉर्टेंट है। क्रो-मैग्नन को कहा जाता है कि ये एकदम नियरेस्ट, मैंने कहा नियरेस्ट, नवीन नियरेस्ट है ये, नियरेस्ट किसका, होमोसेपियंस का, यानी आधुनिक मानव का सबसे नियरेस्ट यही शिव माना। इसलिए क्वेश्चन जीके में खूब आता था ये कि आधुनिक मानव के नियरेस्ट प्रजाति कौन है, आदि मानव, ये क्रो-मैग्नन, यही आंसर आता था। अब ये क्रो-मैग्नन नाम क्यों पड़ा, ये क्रो-मैग्नन एक जगह का नाम बताएंगे जस्ट अभी हम, है ना, और एक शिला का बना हुआ चट्टान था, उसका मैंने रहने का जगह, गुफा ही कहिए, है ना, शिलाश्रय बने गुफा, एक गुफा का नाम कह सकते हैं। ये कहां पर, इसका साक्ष्य कहां से मिला, 1868 में, 1868 में लुइस लाट, है ना, लाटेट, याद रखिए लाटेट, लुइस लाट, लुइस होगा, लुइस लाट ने फ्रांस के ला इजी द तयाक नाम है, ला इजी द तयाक, ये तयाक याद कर लीजिए खाली, कम से कम थोड़ा सा 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा, नाम थोड़ा सा फ्रांस का है, फ्रेंच लैंग्वेज कह सकते हैं, उस तरह का है, तो थोड़ा सा उच्चारण करने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन पढ़िए ला इजी द तयाक, हल्का भी सुना रहेगा कि तो फ्रांस का, तो आपको याद आएगा। और लुइस, लुइस है ना, लाट, तो ये 1868 में क्रो-मैग्नन का साक्ष्य मिला, जीवाश्म मिला।
और जो गुफा से मिला उस गुफा को स्थानीय लोग क्या कहते थे, क्रो मैग्नन, इसलिए यह इस मानव का नाम भी पड़ गया क्रो मैग्नन मैन, है ना। और शायद ये पहला क्रो मैग्नन मैन है। जब वो लोग अभी पढ़ रहे थे नियंत्रण में क्या था, शब्द अपनाते थे, भाषा था, संस्कृति थी, है ना, पूर्ण रूप से खड़े हो गए, पूर्ण रूप से आग के परिचय हो गए। अब कह रहा कि आभूषण का प्रयोग करने वाला पहला आदमी, ये ऑर्नामेंट ज्वेलरी, अब हल्का हल्का ज्वेलरी पर है, क्या चीज का, शिप्स का, जो समुद्र के किनारे शिप्स मिलते हैं उसके सेल्स के, है ना, सेल्स के पहने लगे, घोंगा समझ, घोंगा उसी का जो निकलता है, आज भी बहुत जगह मिलता है माला, है ना। आप जाएंगे कभी साउथ इंडिया समुद्र किनारे घूमने तो वहां आपको बहुत सा उस तरह के आभूषण मिलेंगे उसके बने हुए, है ना, चूड़ियां, माला जो भी है। तो उस तरह का उस जमाने में आभूषण का प्रयोग होने लगा ना, शौक अब इनको आने लगा, थोड़ा सा फैशन की तरफ बढ़ने लगे क्रो मैग्नन। अब पहला बार इसने तीर धनुष, ये देखिए शिकार करने का तरीका ही बदल गया, अब थोड़ा सा तीर धनुष का प्रयोग करने लगे, है ना, तीर धनुष का प्रयोग करने लगे। और गुफा चित्रकारी का विकास हुआ, मैंने बताएंगे, अब भीमवेद का हम पढ़ाएंगे आपका, है ना, अपर पैलियोलिथिक में क्या कहते हैं उच्च पूरा पाषाण काल से शुरुआत होता है गुफा चित्रकारी, वहां से भीमवेद का एमपी का फेमस जगह है जहां पर गुफा चित्रकारी का मिला है। फिर मिर्जापुर की पहाड़ी भी है और भी बहुत जगह है कि गुफा चित्रकारी ज्यादा भीमवेद का ज्यादा फेमस है, मिर्जापुर की पहाड़ी। और इसका लगभग 10,000 नहीं 34,000 से माना जाता है, 34,000 ईयर से लेकर 10,000 के बीच तक इसका मानव का उदय हुआ, है ना, मानव का उदय हुआ। एक चीज और, इसका क्रेनियल कैपेसिटी कितना है, क्रेनियल कैपेसिटी यही अंतर है, ये उससे कम है, ये लगभग इसका 1600 सीसी के आसपास, है ना। क्रेनियल कैपेसिटी क्या है इसका, लगभग 1600 के आसपास। तो उसका 1700 था, नियंत्रण का 1400 से 1700 था, इसलिए मैंने कहा इसका कम गया उसकी तुलना में, तो सबसे ज्यादा उसी का हो गया। और होमोसेपियंस का तो और 1300 से 1400 के बीच में था। होमोसेपियंस जब पढ़ेंगे इसके बाद का, होमोसेपियंस का पूछता है लगभग, तो एक अंदाजा बताते हैं 1300 से लगभग 1400 सीसी इसका क्रेनियल कैपेसिटी होता है, यानी कि इससे भी कम जाता है। यानी कि थर्ड नंबर पर आपका आएगा होमोसेपियंस, फर्स्ट में आएगा नियंत्रण, फिर क्रेनियल कैपेसिटी क्रो मैग्नन और फिर होमोसेपियंस थर्ड रैंक पर। चलिए, लेकिन ये 34,000 साल से लेकर 10,000 पर, 10,000 से चालू हो जाएगा आपका फिर आपका होमोसेपियंस, है ना, 10,000 से क्या चालू हो जाएगा, होमोसेपियंस। तो ये आपको ध्यान देना है कि कैसे कैसे पहली बार तीर धनुष का प्रयोग, गुफा चित्रकारी और कला, कलात्मक तो कला हो गया, आर्ट है, गुफा में आर्ट ही नहीं कर रहे हैं ना, पेंटिंग कर रहे हैं तो आर्ट ही एक तरह का है। और गुफा चित्रकारी में क्या चीज के लिए, मानव गतिविधि, मानव की गतिविधि को दर्शाते हैं, हंटिंग करते हुए, कुछ नाचते हुए, कुछ गाते हुए, है ना, उस तरह का कुछ कुछ चित्र दिखाया गया है गुफा चित्रकारी में, ज्यादा हंटिंग करते हुए दिखाया है। और ये एक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आधुनिक मानव आता है, होमोसेपियंस, जिसको हम सेपियंस सेपियंस भी बोलते हैं, स्पेसी, ये जीनस होता है, बायोलॉजी में पता होगा आप लोग, है ना, कार्ल लिनियस का जो थ्योरी है देते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो होमो सेपियंस सेपियंस बोल सकते हैं या खाली सेपियंस, जो कि आधुनिक मानव, आधुनिक मानव वही 10,000 वर्ष पहले से शुरू हो जाता है, पहले से शुरू हुआ था, और वो 34,000 से 10 पर, इसके बाद 10 बाद जो होगा वो आधुनिक मानव में चालू हो। अब आधुनिक मानव जो भी है 10,000 5,000 जो भी है, और उसके बाद मतलब इसमें होता डाटा में होता ईयर में कुछ कुछ जगह अंतर रहता बुक में, तो थोड़ा उस पर उतना ध्यान नहीं देना है, एक मोटा मोटी मैं बता रहा हूं। तो आधुनिक मानव जो बनेंगे या आगे आएंगे, जिसमें मैंने बताया ना पूरा पाषाण, जिसे आप लोग पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री। अब मैं अगला टॉपिक आज पढ़ा नहीं रहा हूं, मानव का विकास तक मैं ला दिया कि कैसे हम सके, मैंने आगे का प्लान किया है कि प्रागैतिहासिक बोलते हैं उस काल में जिसमें लिखित वर्णन नहीं मिलता, जिसका लिखित साक्ष्य में प्राप्त नहीं हो पा रहा है ना, तो जिसका लिखित साक्ष्य नहीं मिल पाता, केवल पत्थर है, पत्थर का हम उसको ज्यादा संस्कृत में जान नहीं पाते हैं, तो थोड़ा समस्या इसमें होती है। लेकिन इसको बताएं पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये फिर 3 भाग में बटेगा, इसका 25 लाख से 10,000, ये
ये भी हो सकता है कुछ कहीं डाटा हल्का हल्का आगे ईयर में थोड़ा सा अंतर हो जाता है किसी जगह, लेकिन आप लेवल बता दिए 9000 से 6000 बीच में चला गया 1000 ट्रांजिशन पेज, जिसको संक्रमण काल कहते हैं। फिर यहाँ 500 में चला गया संक्रमण काल 5500। संक्रमण काल मतलब दोनों का, यानी कि न मध्य पाषाण का भी कुछ लक्षण है और न पाषाण का, फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और 3000 इसके बाद आएगा प्रोटोहिस्टोरिक, जिसमें हड़प्पा सभ्यता हम पढ़ते हैं, है ना, आदि ऐतिहासिक, जिसमें क्या होता है कि लिखित विवरण है लेकिन उसको पढ़ने में मानव कामयाब नहीं हुआ है। और फिर उसके बाद 6th सेंचुरी बीसी से पढ़ेंगे हम हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल, जिसमें कहते हैं आपका कह सकते हैं कि रिटन प्रूफ मिला है और उसको पढ़ने में काम हो गया। पढ़ने में पहला आदमी कामयाब करता है जेम्स प्रिंसेप, जो अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ता है। आप लोग पढ़े ये सब चीज। तो आगे का जो कहानी होगा प्रागैतिहासिक काल से ही शुरुआत करेंगे। और इसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा आगे भी दे दिया है, इसको भी बांट देते हैं पूरा पाषाण को, पूर्व पाषाण है ना, पूर्व पाषाण, मध्य पूर्व पाषाण और पाषाण। ये एक फिर से रिवीजन करेंगे इसको। और अगला टॉपिक हमारा होगा प्री हिस्ट्री। तो आज का क्लास का मैंने आधा घंटा 45 मिनट के लिए, जो भी आधा घंटा मैंने लिया, केवल मानव का विकास, इस पर मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, एक एमसीक्यू भी दे दूंगा, तो कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, है ना, इसका मैं एमसीक्यू भी करा दूंगा एक बार। कम से कम 50 नहीं तो कम से कम 20 से 25 प्रश्न जो आए हुए हैं, या कुछ और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर मैं एमसीक्यू अलग लाऊंगा। उसके बाद मैं इसको फिर चालू करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा, एमसीक्यू पहले, फिर पूरा पाषाण काल और इस पर बनेगा। तो आज जाकर इसको फिर से वीडियो को रिवाइंड करें। अब मैंने 12 करा, ये केवल हिस्ट्री के लिए नहीं है, मैं चालू किया हूं हिस्ट्री के लिए स्पेशली, लेकिन ये आपका आर्कियोलॉजी के लिए भी है ना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये आपका इंडियन कल्चर के लिए भी है, और मैंने कहा एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी लॉजी कहने का मतलब हो गया क्या, मानव शास्त्र विज्ञान, है ना। तो ये 4 सब्जेक्ट से जो नेट दे रहे हैं उनमें ये टॉपिक का, मैंने जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं कहूंगा ये टॉपिक में आपका ये सब्जेक्ट में काम आएगा, है ना। तो चूंकि उसी टॉपिक को मैंने शुरुआत किया कि मानव का विकास, इसमें भी पढ़ना है, हिस्ट्री में पढ़ना है, आर्कियोलॉजी में पढ़ना है, इंडियन कल्चर में पढ़ना है, और एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ना है। तो ये सभी जगह जो इसके छात्र हैं जो आर्कियोलॉजी देना, आर्कियोलॉजी में भी काम आएगा। क्योंकि हिस्ट्री तो बहुत लंबा, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में आपका आर्कियोलॉजी आएगा, इंडियन कल्चर तो मॉडर्न में भी आता है ना। स्थापत्य कला, टेम्पल आर्किटेक्चर जो भी है हम लोग पढ़ेंगे, तो उसको अलग, म्यूजिक पढ़ेंगे, फोक आर्ट पढ़ेंगे, और जो भी कल्चर से संबंधित ज्यादा रहता है। आर्कियोलॉजी है कि ज्यादा पुरातत्व से संबंधित रहेगा, इसमें भी स्थापत्य, इन दोनों में लगभग सिलेबस 80% में मिलता है। आर्कियोलॉजी और इंडियन कल्चर का लगभग आपका 70 से 80% मिल जाता है, और ये हिस्ट्री से देखेंगे तो लगभग 30 से 40% आपका उसी से रहेगा। तो दोनों को अगर जो भर रहे हैं आर्कियोलॉजी से, आर्कियोलॉजी पढ़ेंगे अपना सिलेबस के हिसाब से, जो इंडियन कल्चर से भर रहे हैं इंडियन कल्चर पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री पढ़ते हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री को ही लेकर चलूंगा, लेकिन मैं जहां बता दूंगा कि आर्कियोलॉजी में ही काम आ रहा है, ये इंडियन कल्चर में काम आ रहा है, या ये एंथ्रोपोलॉजी में, ठीक है। जाकर इसको 2-3 बार, क्योंकि कुछ वर्ड है फ्रेंच वर्ड है, या फ्रांस का कुछ स्थान का नाम दिया, तो थोड़ा सा उच्चारण करने में या पढ़ने में हो सकता है याद करने में प्रॉब्लम हो, उसको बार बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे। और मैं सेट पर आऊंगा एमसीक्यू, तो याद हो जाएगा। एमसीक्यू जब जाएगा तो चॉइस आएगा, तो याद है, चॉइस रहने पर दिमाग खुल जाता है ना, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आपका यहां तक समाप्त करता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर लेता हूं इसी सब्जेक्ट पर, प्री हिस्ट्री पे लेकर आऊंगा, ठीक है। थैंक यू।